बच्चे हमने लास्ट टाइम पे हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स के अंदर जो टाइप ऑफ हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स में सबसे पहले ये पढ़ा था कि किस किस तरीके से उनको हमने किस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ था कि नंबर ऑफ हेलोजेंस कितने अटैच्ड हैं, किस किस कार्बन के साथ अटैच हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है, सिंगल बॉन्डेड के साथ है, विनाइलिक है, एलाइलिक है, वो सारा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को हमने पढ़ा था, जिसके अंदर ग्रूव्स प्रोसेस वाला पार्ट हमने कवर कर लिया था। आज का जो अपना पार्ट है वो ये प्रिपरेशन कंटिन्यू हो रहा है, जिसके अंदर हम प्रिपरेशन करेंगे हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन सबको पता है ऑलरेडी, हाइड्रोकार्बन होते क्या है। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला जो पार्ट आता है हमारे पास क्या होता है बच्चे, एल्केन्स। ठीक है, तो जब हम एल्केन्स की बात करें, एल्केन्स क्या होते हैं बच्चे, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। अब सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, एग्जांपल के नाम पे प्रोपेन। अब हम क्या करें, अगर मैं किसी सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन के साथ क्लोरीन गैस को Cl2 को यूवी लाइट की प्रेजेंस में अगर छोड़ देता हूं, रिएक्ट करा देता हूं, तो होगा क्या, जो क्लोरीन है वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद आके उस हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, और जो एक क्लोरीन बच गया, एक हाइड्रोजन लिबरेट हुआ हुआ HCl बन के अपना सेपरेट आउट हो जाएंगे। डर है, सिंपल काम है। हमने क्या किया, जब CH3 CH2 CH3, ये क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन को क्लोरीन के साथ यूवी लाइट के प्रेजेंस में हमने रिएक्ट कराया, तो देखो CH3 CH2 CH2Cl बना, और ये जो अब हमारे पास बना, ये क्या बचा, बना 1 डिग्री। अब 1 डिग्री क्यों बना, ये पता है सबको 1 डिग्री क्या था, याद है 1 डिग्री हाइड्रो अपने पास हेलो एल्केन क्या थे, जब क्लोरीन या हेलोजन उस कार्बन के साथ बॉन्डेड होगी जो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो क्लोरीन यहां पे लग गया, इस वाले कार्बन के साथ लगा तो 1 डिग्री बना। इसकी 1 क्लोरोप्रोपेन कितना परसेंट है बच्चा, 45%, यानी कि 55% क्या बना, 2 क्लोरोप्रोपेन। जो मेजर प्रोडक्ट है वो 2 डिग्री वाला बन गया। जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा बना है, 2 डिग्री वाला। अब वो मेजर प्रोडक्ट 2 डिग्री वाला क्यों है, क्योंकि जब क्लोरीन ऐसे कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा जहां पे वो कार्बन फर्दर और 2 एल्काइल ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड है, तो ये जो क्लोरीन है इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है वो बैलेंस हो जाता है इन एल्काइल ग्रुप्स के थ्रू। इसके लिए क्या होता है, एक प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, याद है तुम, इंडक्टिव इफेक्ट था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये हमारे 3-4 टॉपिक होते थे। ये +1 में ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में समझाए भी थे, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर है, जिसको चाहिए होगा देख लेना वहां से। ठीक है, उनके अंदर हमने इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली ज्यादा कुछ कहानी नहीं थी, मेन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से चेन के अंदर पोलैरिटी आना था। यहाँ पे अगर हम बात करें पूरी चेन के ऊपर ना से ही, अगर यहाँ पे क्लोरीन इस कार्बन से बॉन्डेड है तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है, देखना जरा इसमें क्या रहेगा। और एक और चीज पता है, जितना ज्यादा चीजें न्यूट्रलाइज रहेंगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। तो हमारे पास अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनने की प्रोबेबिलिटी है कि 1 डिग्री भी बन सकता है, 2 डिग्री भी बन सकता है, तो हमेशा वो वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल रहेगा, या वो वाले कंपाउंड की परसेंटेज हमेशा ज्यादा रहेगी जो स्टेबल ज्यादा है, जिसपे चार्ज कम से कम है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आई है, जिसके अंदर पोलैरिटी कम रहेगी उसकी परसेंटेज हमेशा ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो स्टेबल ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे अगर जो मेरे पास इस कार्बन, 3 कार्बन थे प्रोपेन के अंदर, तीनों पे अपने अपने हाइड्रोजन थे। अब इन हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लग गया। अब ये जो क्लोरीन है ये क्या काम करता है, क्लोरीन के पास एक प्रॉपर्टी है बच्चा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव एंड फिर डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव एंड ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट वाला काम चल पड़ता है। यहाँ तो पोलैरिटी आ गई, अनस्टेबिलिटी आएगी, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहीं पर, ये क्या था हमारा 1 डिग्री है ना, ये क्या था हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन बना। लेकिन अगर यहां पर अब यही केस क्लोरीन इस वाले के साथ लग जाता है, सेंटर वाले कार्बन के साथ, तो सेंटर वाले कार्बन के साथ जब लग रहा है तो CH3 इधर है दोनों, ये अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस पे डेल्टा नेगेटिव आए, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आए, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये क्या देते होते हैं बेटा, प्लस आई इफेक्ट। अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड उल्टा इसको देके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे कि नहीं, तो ऑलमोस्ट सेंटर वाले के ऊपर चार्ज कुछ नहीं बना, तो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबलाइज हो गई ये चीजें। ये जो रहेगा, जो जितना ज्यादा स्टेबलाइज रहेगा वो वाला उतना परसेंटेज ज्यादा होगा, उसकी मतलब जो फॉर्मेशन की परसेंटेज होगी वो ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू
इसके, तो ये माइनर प्रोडक्ट बना, ये मेजर बना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये 45 और ये 55%। बात समझ में आई? ये हुआ क्या, क्लोरीन के साथ जब मैंने प्रोपेन को रिएक्ट कराया था इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो एक क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके यहाँ पर क्लोरोप्रोपेन बना देगा। अब 1 क्लोरोप्रोपेन बनाएगा या 2 क्लोरोप्रोपेन बनाएगा ये तुम्हें पता चल गया, सॉर्टेड है बच्चा, किसी को इसमें दिक्कत? अब इसी के अंदर अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो हमारे पास हमेशा क्या होगा, या फॉर्मेशन की बात करें, 3 डिग्री की सबसे ज्यादा रहेगी, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री की। स्टेबिलिटी का भी लॉजिक समझ में आई रहा है, जितनी ज्यादा डिग्री होती जाएगी उतनी स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती जाएगी। सॉर्टेड है बच्चा? अब आता है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। देखो रेडिकल समझ में आता है सबको क्या होता है? कोई बच्चा ऐसा जिसको रेडिकल का मतलब नहीं पता है? सबको पता है रेडिकल क्या होता है? हाँ जी क्लियर, सबको पता है। कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन और रेडिकल्स तीनों का पता है। कार्बोकैटाइन्स क्या थे, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोएनाइन जिस टाइम पे नेगेटिव चार्ज, और रेडिकल क्या थे, जिसपे सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। प्रवेश बाबू पता नहीं था, पूछ भी नहीं रहे बच्चे, पूछो ना, है ना, मैं अपने आप कैसे बताऊंगा, तुम पूछोगे तभी तो मैं बताऊंगा। तो क्लोरीन हमारे पास क्या होएगा कि रेडिकल फॉर्मेशन में क्या होता है, अगर मेरे पास दो के बीच में बॉन्ड बना है, अगर वो बॉन्ड टूटेगा तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। अगर वो दोनों, इधर भी क्लोरीन था इधर भी क्लोरीन था, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके बॉन्ड बना रखा था, अब जब ये बॉन्ड टूटा तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, वापस एटम जैसा बन गया। लेकिन अब ये हाईली अनस्टेबल फॉर्म में है। जब दोनों के पास ही, अगर जो मेरे पास A2 मॉलिक्यूल था तो वो A और A अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे बने, तो इसको हम क्या कहते हैं कि रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है। रेडिकल हाईली अनस्टेबल चीज हो गई है अभी। तो ये जो हाईली अनस्टेबल चीज है, इससे हम क्या कर रहे हैं, इसके सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाएगा। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, कार्बन के साथ शेयर कर लिया, अब क्लोरीन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो सीधा सा वहां पे क्या हुआ, एक रेडिकल आया, हाइड्रोजन रेडिकल निकल गया। तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं? सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है ना, होता क्या है, जिसमें एक चीज आके वहां पे अटैच हो जाएगी और उसके बदले वाला जो था वो निकल गया वहां पे। तो यहां तुम अगर ध्यान से देखोगे इसमें हो क्या रहा है बच्चा, पहला जो हमारे पास है CH4, एक क्लोरीन आया तो HCl लिबरेट हो गया, है ना, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन चलते बने। यही हो रहा है हमारे पास। किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, हमारे पास जो CH4 था, 4 हाइड्रोजन इधर ऐसे थे, अब यहां पर अगर Cl2 आया तो Cl2 का मतलब क्या हुआ, एक क्लोरीन ऐसे, तो इनमें से ये वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे आके जुड़ गया बच्चा क्लोरीन, और जो हमारे पास HCl जो निकला था ये सेपरेट आउट हो गया, ये खत्म, ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया। किसी को दिक्कत? तो बना क्या ये हमारे पास CH3Cl बना के नहीं। अब इस CH3Cl में वापस से क्लोरीन आएगा तो एक और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो 2 क्लोरीन आ गए, एक बार और Cl डाला तो फिर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, 3 Cl आ गए, एक बार और डाला तो चारों के चारों क्लोरीन यहाँ पे चारों हाइड्रोजन को हटा के जुड़ गए, तो CCl4 की फॉर्मेशन होगी। हर बार रेडिकल आके हाइड्रोजन की जगह पे सब्स्टिट्यूट होता जा रहा है। सिंपल बात है बच्चा, कोई टफ नहीं है इसके अंदर। अब आती है बात एल्कीन्स की। एल्कीन्स पता है सबको क्या होते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, है ना, जो डबल बॉन्डेड चेन रहेगी हमारे पास। अब जो अनसेचुरेटेड में जब हमारे पास डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड को अगर मैं HX के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, HX का मतलब क्या हुआ, HX मतलब हमारे पास जैसे HCl हो गया, HF हो गया, HBr हो गया, है ना, हाइड्रोजन एसिड्स बेसिकली। यही हमारे पास जिस टाइम पे हमने उसके साथ क्या लगा रखे हैं, हेलोजन है, तो हेलोजन हाइड्रोजन हेलोजन एसिड्स जो उनके कॉम्बिनेशन है। तो कहानी क्या रहेगी इसमें, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी तो है ही, है ना। अब होता क्या, अब ये वाले पार्ट समझना, क्योंकि ये आगे वाले टॉपिक के लिए भी इंट्रो है और तुम्हें ये एक तरह से इसका मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, ऐसे ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, इसके साथ मैंने डाल दिया लेट अस अज्यूम HCl। अब मुझे पता है क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट रख के इस पे डेल्टा नेगेटिव इस पे डेल्टा पॉजिटिव बना देगा। अब जब ये HCl अपनी इतनी सारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर इसके पास आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो कि अदरवाइज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल था,
तो उसकी फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एक पर चले जाएंगे और दूसरे पर क्या बन गया, पॉजिटिव। जिस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड गया उसके ऊपर माइनस आ गया। आया कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है। और यहां पर ये HCl कैसे डिसोसिएट करेंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्लोरीन ने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी आ रखी थी वो बॉन्ड पूरा ही तोड़ के चला गया। क्लोरीन पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने तरफ ले गया तो नेगेटिव, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड चला गया तो उस पर पॉजिटिव। हुआ कि नहीं। अब ये जो नेगेटिव है ये इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, समथिंग व्हिच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल एंड एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, समथिंग व्हिच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला है ये जाके नेगेटिव के साथ चिपक जाएगा और ये वाला पॉजिटिव के साथ चिपक जाएगा। सिंपल, इसमें तो कोई प्रोसेस में कुछ मुश्किल नहीं है। तो यहां पर हमारे पास क्या जुड़ गया, Cl, यहां पर हमारे पास जुड़ गया है हाइड्रोजन, और यहाँ हमारे पास क्लोरोएल्कीन की फॉर्मेशन होगी है कि नहीं, सॉर्टेड है ना। अब एक बात बताओ, ये क्लोरीन यहां जुड़ जाता और हाइड्रोजन यहां जुड़ जाता, वो भी तो हो ही सकता था। दोनों सिमेट्रिकल कार्बन, कोई फर्क थोड़ी है कि ये वाला कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन रख लेता और ये वाला पॉजिटिव बन जाता। तो जो पॉजिटिव बनेगा क्लोरीन तो हमेशा उसी के पास जाना है, जो नेगेटिव बनेगा हाइड्रोजन हमेशा उसके पास जाना है। किसी को दिक्कत, ठीक है, सेटल है। हाँ जी, ये बात समझ में आई है बच्चा। तो इसके हिसाब से ऐसा बॉन्ड फॉर्म होगा, ये तब तक है जब तक सिमेट्रिकल है ना, जब तक ये सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल हो जाए, अब अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, यहां पर एक काम करो, इस वाले के बारे में सोच के देखो कि यहां पर हमारे पास क्या बन गया बच्चा, डबल बॉन्ड, यहां एक और कार्बन की चेन जिसके साथ CH3 लग गया, डन। अब इन दोनों कार्बन एटम्स में क्या फर्क पड़ गया है ना, ये अब अनसिमेट्रिकल हो गए। तो अब इन दोनों कार्बन एटम में क्या फर्क पड़ेगा, इन दोनों की स्ट्रेंथ अलग हो गई है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूटकर इधर जाए या इधर जाए उस पे डिबेट हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर तो सिमेट्रिकल है, पहला दूसरा दूसरा पहला, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर है। लेकिन यहां पर एक कार्बन ऐसा है जिसके साथ एल्काइल ग्रुप लगा है और यहां एक कार्बन ऐसा है जिसके पास सिर्फ हाइड्रोजन। तो अब इनमें से कौन सा पॉजिटिव चार्ज पोजेस करेगा और कौन सा नेगेटिव, उस पर डिपेंड करेगा कि क्लोरीन किस पे आके जुड़ेगा और हाइड्रोजन किस पे आके जुड़ेगा। इसको, इस प्रोसेस को देखने के लिए, इसको फाइनलाइज करने के लिए एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं मार्कोनिव रूल। समझ में आया, मार्कोनिव रूल। मार्कोनिव रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है, मार्कोनिव रूल के अकॉर्डिंगली जब हमारे पास HCl है, दैट इज एक पे हाइड्रोजन और एक पे क्लोरीन है, ये जो HCl है, क्लोरीन हमेशा उस कार्बन पर आकर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। याद रखेंगे ये सारे, मार्कोनिव रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लोरीन हमेशा उस कार्बन पर आकर अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। मैंने अभी लिखा हुआ है, अभी डेफिनेशन भी दिखाता हूं, साथ में नोट डाउन करना। और हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन पर आकर जुड़ेगा जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। जैसे यहां पर अब अगर जो HCl ब्रेक करेगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो क्लोरीन किस कार्बन पर जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन कम है। अब यहां देखो, यहां एक हाइड्रोजन है और यहां कितने हाइड्रोजन है बच्चे, 2। तो हाइड्रोजन कम किसके पास है, इसके पास। इसका मतलब यहां अगर क्लोरीन आके जुड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास गया होगा कि नहीं, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन रहा था, तभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला यहां है, और इस वाले के पास H आके जुड़ गया। किसी को दिक्कत, समझ में आई ये बात। तो ये हमेशा 2 डिग्री वाला सपोर्ट करेगा, समझ रहे हो। अगर क्लोरीन यहां जुड़ता तो ये 1 डिग्री हेलो एल्केन बनता। अब ये कौन सा बना, ये 2 डिग्री हेलो एल्केन बना है, तो 2 डिग्री वाली की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। क्लियर है बच्चा, ये मार्कोनिव रूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मार्कोनिव रूल के अकॉर्डिंगली क्या रहेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट है, जो या ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा 2nd डिग्री वाले पे आके अटैच होगा और 1 डिग्री वाले पे, या हम ये कहें जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है वहां पर हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा।
और जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा थे उस पर जाके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। समझ में आ रही है? दिस इज मार्कोनिफ रूल। एक बार डिटेल में पढ़ते हैं इसे, देखो। ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट मतलब Cl नेगेटिव वाला पार्ट, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट, या फिर हम कहें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जिसको मैं न्यूक्लियोफाइल भी कह रहा हूं, वो वाला पार्ट इट अटैचेस इटसेल्फ टू द carbon atom carrying lesser number of hydrogen atom while the positive part goes to the carbon atom with more number of hydrogen atom, and this is known as Markovnikh rule। समझ में आया सबको? पक्का? अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के अकॉर्डिंग ये पता चल गया किस पे क्लोरीन जाएगा, किस पे हाइड्रोजन। अगर सिमेट्रिकल था तो कोई फर्क ही नहीं था, अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनिक रूल को फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, चाहे वो HCl है, चाहे वो HBr है, चाहे वो HI है, चाहे वो HF है, वो अलग बात है। HI या HF के लिए हमें कंडीशन देनी पड़ेंगे, लेकिन अगर वो अटैच होंगे तो इन अकॉर्डिंग्स टू मार्कोनिक रूल ही होगा। इन अकॉर्डिंग्स टू मार्कोनिक रूल, दैट मीन्स कि हमारे पास क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी है वो हमेशा बीच वाले कार्बन एटम पे, मतलब जिसकी डिग्री ज्यादा है, जिसपे हाइड्रोजन कम है, उस पर अटैच हुआ, और हाइड्रोजन जाकर उस कार्बन पे लगा है जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा थे। डन है? तो हमेशा जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा 90% वो वही बनेगा। 10% वाला कौन है? हमारा एंटी मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक सॉरी माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट वो है, 10% वाला हमारा माइनर प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है? अब यहाँ बात करते हुए मेरे मुंह से अभी एक निकला था एंटी मार्कोनिक। अब एंटी मार्कोनिक क्या हुआ? मार्कोनिक के अकॉर्डिंगली हमारे पास हुआ हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाएगा जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। एंटी मार्कोनिक, एंटी का मतलब ही समझ में आ रहा है, एंटी क्या होता है? जो उस रूल के खिलाफ काम करेगा, उल्टा काम करेगा। तो अब क्या होगा? अगर हम एंटी मार्कोनिक रूल की बात करेंगे तो उसमें हमारा जो नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा जिस कार्बन के पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा था, और हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम थे। बात समझ में आई है? तो वो होता है एंटी मार्कोनिक। लेकिन एंटी मार्कोनिक के लिए दो मैंडेटरी कंडीशंस हैं। अगर ये दोनों मिलके नहीं होंगी, कोई एक भी होगी तो काम नहीं चलेगा, दोनों होनी चाहिए तो ही एंटी मार्कोनिक रूल लगेगा। और एंटी मार्कोनिक का एक और दूसरा नाम है पर ऑक्साइड इफेक्ट, और एक तीसरा नाम है क्रैश इफेक्ट इसी का। अब पर ऑक्साइड इफेक्ट क्यों है? क्योंकि पहली कंडीशन ही ये है कि एंटी मार्कोनिक रूल सिर्फ तब लगेगा जब हमारा रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड होगा। परऑक्साइड्स पता है सबको क्या होते हैं? H2O2, जिसके अंदर जितने ऑक्सीजन है उतने ही हाइड्रोजन है। तो हमारे पास जैसे परऑक्साइड्स की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगा, और दूसरी कंडीशन वहां पर HBr होना चाहिए, HCl, HF, HI कुछ भी हो तो मार्कोनिक रूल ही लगेगा। लेकिन अगर HBr और परऑक्साइड दोनों का कॉम्बिनेशन हमें मिल गया है तो हमेशा एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। मैंडेटरी कंडीशन समझ में आ गई है सबको? नंदिनी पक्का? क्या है मैंडेटरी कंडीशन, कौन कौन सी है? पहला, एक तो परऑक्साइड होना चाहिए और दूसरा HBr होना चाहिए। क्लियर है? दोनों होंगे इकट्ठे तो ही होगा। अकेला HBr होगा तो भी मार्कोनिक, अकेला परऑक्साइड होगा तो भी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक तब होगा जब HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड किसी एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। डन है बच्चा? In case of addition of HBr to unsymmetrical alkene, the negative part of attacking reagent Br will join the carbon atom carrying more hydrogen atom, while hydrogen atom will go to the other carbon atom containing lesser number of hydrogen atom, but only in the presence of peroxide। ये लिख लेना, इसके अंदर लाइन ऐड कर लेना। तो ये अगर यहाँ पर पेरोक्साइड है तो हमारे पास एंटी मार्कोनिक रूल को ये फॉलो करेगा, जिसका दूसरा नाम पेरोक्साइड या क्रैश इफेक्ट भी होता है। क्लियर बात है बच्चा? ये किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो यहां पर यही हम बात कर रहे हैं कि देखो होता कैसे, किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, एक बारी उसकी स्टेप्स को समझते हैं। हमारे पास ये जो प्रोसेस है बेसिकली मैकेनिज्म कर रहे हैं हम इसमें। मैकेनिज्म में हमारे पास क्या किया? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। अब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास कहानी क्या है? देखो, हमारे पास जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है तो उसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा? जो साथ में कहीं पॉजिटिव चार्ज दिखेगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना? जैसे कि यहां पर ये कार्बन कार्बन का मान लेते हैं, यही वाला एग्जांपल मैं लेके समझाता हूं अभी। इस कार्बन पे
ऐसे हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पर हमने क्या डाला है, HX। अब HX में मुझे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, तो ये कोई जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं, या ये कह लो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब अगर ऐसा होगा तो सबसे पहला पार्ट क्या बनेगा, सबसे पहला पार्ट बनेगा कि ये जो HI का ऑलरेडी बॉन्ड पोलर था, यहां पर पहले ही लड़ाई झगड़े चालू थे, क्लोरीन ने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचा हुआ था, इसने आके एनर्जी दी तो ये बॉन्ड टूट गया। जैसे ही बॉन्ड टूटा तो क्या बना, यहां पर H पॉजिटिव और यहां पे X नेगेटिव बन गया कि नहीं इसके इन्फ्लुएंस में। अब जैसे ही हमारे पास H पॉजिटिव बनेगा तो H पॉजिटिव का काम क्या है यहां से H पॉजिटिव बना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड चला गया क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा वाला, और यहां पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन के अंदर अब इसके इन्फ्लुएंस में गया था, तो इसने अपनी अवेलेबिलिटी कैसे दिखाई कि भाई इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां चला गया और इस पे बन गया पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड पूरा उधर शिफ्ट हो गया। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, तो जब यहां पे हमारे पास शिफ्ट हुआ तो ये हाइड्रोजन ने क्या किया, ये आया इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, बिल्कुल ठीक है, H पॉजिटिव। अब ये इसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया, इस वाले कार्बन एटम को हम क्या कहेंगे बेटा, कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन है वहां पर हमारे पास क्या है, हेलोजन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके या कि इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, है कि नहीं, कोई परेशानी। तो ये जब इसके साथ आके बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन को सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके आएगा इसके साथ, ये न्यूट्रलाइज हो गया। किसी बच्चे को इसमें परेशानी, डन। तो ये हमारे पास सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब अगर मैं पूरा मतलब अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन के लिए बताऊंगा तो ध्यान से देखो, कर क्या रहे अनसिमेट्रिकल में, डबल बॉन्ड यहाँ पे है इन दो कार्बन के बीच में, H पॉजिटिव और X के प्रेजेंस में जिस टाइम पे आएगा तो एक बार ही कार्बोकेटाइन बीच वाले पे बन सकता है, एक बार कार्बोकेटाइन नीचे वाले पे बन सकता है। लेकिन अभी हमने क्या डिस्कस किया था, जिसकी जितनी डिग्री ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, है ना, क्योंकि अगर 2 डिग्री होगा तो यहां से और यहां से प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये पॉजिटिव थोड़ा न्यूट्रलाइज रहेगा, इसके अंदर कंपैरेटिवली थोड़ा अनस्टेबल ज्यादा है, तो जिसकी जितनी डिग्री ज्यादा वो स्टेबल ज्यादा। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब addition to an unsymmetrical alkene always occur through the formation of more stable carbocation intermediate। तो हमेशा ही रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेगा, जिसका ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट समझ रहे हो क्या है, एक रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, करते करते बीच की एक स्टेप बन गई, अब अगर वो हाईली अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन वापस बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन थोड़ा स्टेबलाइज रहे, ये ना हो कि हम कुछ सप्लाई करके वहां इंटरमीडिएट बना रहे हैं लेकिन वो इतना हाईली रिएक्टिव है कि वापस ही रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट बना के बैठ जाता है। तो रिएक्शन सपोर्ट कौन से को करेगा, जिसका इंटरमीडिएट थोड़ा स्टेबल रहेगा। इंटरमीडिएट थोड़ी देर टिकेगा, स्टेबल होगा, तो हमारे पास जो हेलोजन है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, वो आके उस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा और हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो 2 डिग्री हेलो एल्केन बन जाएगा। सॉर्टेड, कौन सा, क्यों होना चाहिए, देखो लेस स्टेबल अगर होगा, मान लो कुछ ऐसा है, अगर बहुत कम स्टेबल होता तो वो पहली बात तो इंटरमीडिएट बनाएगा ही क्यों, क्योंकि जैसे ही हम कोई सर्टेन कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, रिएक्टेंट से उस कंडीशंस में पहुंचा, वो हाईली अनस्टेबल है, फटाक से वापस से रिएक्टेंट नहीं बन जाएगा, वो प्रोडक्ट बनने की कोशिश करेगा लेकिन प्रोडक्ट बनने वाली कंडीशन तो आए, तो कंडीशन दे रखी है इंटरमीडिएट बना, लेकिन इंटरमीडिएट हमारे उस रिक्वायर्ड प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचने देगा रिएक्शन को। अगर हमारा रिएक्शन हमेशा प्रोसीड किस तरीके से करेगा कि इंटरमीडिएट थोड़ा स्टेबलाइज होना चाहिए, अगर वो स्टेबल होगा तो ही वो डिसोसिएट करेगा। मेरी बात समझो, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि दो चीजें टूट कर हाईली अनस्टेबल कुछ बन रही हैं तो टूटेंगे नहीं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रोसेस करेंगे, फिर उनको तोड़ना, उस स्टेप्स को प्रोसेस करवाना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हमारे लिए हमेशा रिएक्शंस कौन से सपोर्टिव रहते हैं, जिसके अंदर ब्रेक करने के बाद जो प्रोडक्ट बने वो स्टेबलाइज बने, वरना सोच के देखो प्रोडक्ट बनेगा ही कैसे। इंटरमीडिएट तो एक तरह से हमारे रिएक्टेंट का एक पार्शियल प्रोडक्ट की तरह तो मान सकते हैं ना उसे, बीच वाली स्टेप के लिए। अब वो वहां टिकेगा तो हमारे पास जो रिएक्टेंट का दूसरा पार्ट है, जो कि नेगेटिव आयन की तरह डिसोसिएट हो रखा है, वो आके इसके साथ जुड़ पाएगा। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ रही है, हमेशा जिसका इंटरमीडिएट थोड़ा स्टेबल ज्यादा रहेगा उस स्टेप को हमेशा फॉलो किया जाएगा। और वैसे भी ये याद रखना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी इंटरमीडिएट में,
उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन आसान होगी। क्लियर है ये? तो हमारे पास जो रिएक्शन रहेगा वो इस तरीके से प्रोसीड करेगा, जिसको हमने मार्कोनिफ रूल के अकॉर्डिंगली समझा भी था। फिर आता है बच्चा इलेक्ट्रोफाइल। अभी मैंने बताया भी था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं बच्चा? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। It is an electron pair acceptor. Electrophiles are positively charged or neutral species having vacant orbital. In a chemical reaction, they participate by accepting electron pair. And something which have the tendency to accept a pair of electron can be considered as Lewis acid. पता है अपने को Lewis acid क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है ना? तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग Lewis acids होते हैं। फिर आता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चा? अ मॉलिक्यूल और द सब्सटेंस दैट हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, है ना? अब न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा उसे। तो ये क्या हुए हैं हमारे पास? विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस और प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज लविंग, और सिंस दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको हम क्या कहते हैं? ल्यूइस बेस। सॉर्टेड है। कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होते हैं बच्चा? मॉलिक्यूल इन विच कार्बन एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड 3 बॉन्ड्स, कार्बोकेटाइन। कार्बोएनाइन क्या होगा? एन ऑर्गेनिक एनाइन इन विच नेगेटिव चार्ज इज लोकेटेड टू द कार्बन एटम। सॉर्टेड है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन हो गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बोएनाइन हो गया। डन। अब है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। एडिशन ऑफ हेलोजन में क्या होगा? देखो, सिंस यहां पर एडिशन हो रही है, HCl तो है ही नहीं, तो हमारे पास क्या रहेगा? सिमेट्रिकल कार्बन एटम है, या अनसिमेट्रिकल भी होता अगर ये डबल बॉन्ड, तो क्या होता है? एक कार्बन पे एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, एक कार्बन पे एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। जुड़ा कि नहीं? है ना? ये किसकी प्रेजेंस में हुआ है? इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। याद रहेगा बच्चा? सीधा सीधा एडिशन ऑफ हेलोजेंस है, डायरेक्टली क्या हुआ? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन क्लोरीन या हेलोजन हेलोजन आके उसके साथ जुड़ जाएंगे। ये याद रखना है किसकी प्रेजेंस में होगा बच्चा? CCl4 के प्रेजेंस में। अब टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड का बेस्ट तरीका क्या है हमारे पास? जो भी अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा देता हूँ। ब्रोमीन का कलर क्या होता है बच्चा? रेडिश ब्राउन। इसको ब्रोमीन टेस्ट भी कहते हैं। ये डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को देखने के लिए होता है। तो रेडिश ब्राउन को मैंने CCl4 की प्रेजेंस में किसी सॉल्यूशन में डाला, अगर वो कलरलेस हो गया, इसका मतलब वहां पे एल्कीन था। क्यों? ब्राउन कलर जो था, रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का था, जैसे ही वो ब्रोमीन रेडिकल्स में डिसोसिएट करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन को रिप्लेस क्यों करेगा? बेसिकली डबल बॉन्ड तोड़ के वहां रेडिकल्स जुड़ जाएंगे, है ना? इसमें कोई हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास, मैंने ये डबल बॉन्ड को मार्क गलत कर दिया था, क्योंकि क्या हुआ था? डबल बॉन्ड ब्रेक करता है इसमें, है ना? ये समझ रहे हो ना? जो मेरी मिस्टेक थी, पता चल गई मैंने क्या बोला था? मैंने गलती से यहाँ हाइड्रोजन पे मार्क किया था। हाइड्रोजन नहीं होएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करके इधर और इधर हेलोजन लगेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। बेसिकली हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एडिशन रिएक्शन है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन हो रही है। ये समझ में आया? तो हेलोजन जुड़ गए यहाँ पे। क्लियर बात है बच्चा ये? तो अगर हमारे पास मैंने Br2 डाला था जो कि रेडिश ब्राउन कलर का था, अब रेडिश ब्राउन कलर अगर टूट के यहां पर डाइब्रोमोइथेन बना लेगा तो कलरलेस कंपाउंड होता है। कलरलेस कंपाउंड है, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? क्लियर हो गया कि वहां पे कोई एल्कीन प्रेजेंट था। सॉर्टेड है? समझ में आया बच्चे ब्रोमीन टेस्ट? फिर हमारे पास है बच्चा फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है बीच में, है ना? तो हमारे पास बच्चे एल्काइंस का अपने को पता है ट्रिपल बॉन्डेड है। ट्रिपल बॉन्डेड के अंदर क्या रहेगा? अगर मैं अब इसको HX समझ में आ रहा है? X हमारे पास क्या होगा? कोई हेलोजन होगा, वो क्या करेगा? एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। सेम वही, एक के पास हाइड्रोजन लग गया, एक के पास हेलोजन लग गया। अगर सिमेट्रिकल है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कौन सा कार्बन पे कौन सा जाएगा। अगर अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन होता तो मार्कोनिफ रूल फॉलो करवाते। तो यहाँ पे हमारे पास HX लगा। अब फिर मैं इसको HX से अगर रिएक्ट कराऊंगा तो फिर से क्या हुआ? एक पे हाइड्रोजन चला गया, एक पे हेलोजन चला गया। समझ में आई ये बात? सिंपल कहानी है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से पहले वो डबल बॉन्ड में शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड से वापस वो सिंगल बॉन्ड में चला गया। जब हमने ऊपर वाला एल्कीन वाला पार्ट किया था, इसमें हमने क्या किया था? एडिशन वाले में जैसे हम कर रहे थे, इसके अंदर हमारे पास जहां भी हमने एडिशन वाला किया था, तो शुरू में अपने पास यहाँ पे क्या था? डबल बॉन्ड, है ना? हमारे पास एडिशन वाले से पहले जब हम मार्कोनिफ एंटी मार्कोनिफ पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड था, और डबल बॉन्ड ब्रेक करके एक पे हाइड्रोजन एक पे हेलोजन लग रहा था। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड टूट के एक पे हाइड्रोजन एक पे हेलोजन, फिर फर्दर रिएक्ट कराएंगे तो एक और बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन और हेलोजन ऐसे लग जाएंगे। समझ में आया आर्यन? नहीं? देखो हमने किया क्या बेटा, हमारे पास अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम है जो सिमेट्रिकल है, मैं इसको किसी हेलोजन
एक HX से रिएक्ट करा रहा हूँ, ठीक है, ये बात ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा हमें पता, अगर ये डबल बॉन्ड होता तो कैसे रिएक्ट करता, एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ब्रेक करता, पाई बॉन्ड टूटता, एक पे आके लग जाता हाइड्रोजन और एक पे आके लग जाता हेलोजन, सेम यही होना था। अब अगर एक पाई वाला टूट गया, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर डबल बॉन्ड में आ गया, अब मैं इसको फर्दर फिर HX से अगर रिएक्ट कराऊंगा तो क्या होगा, फिर से एक पाई वाला बॉन्ड टूटेगा, एक पे हाइड्रोजन और एक पे हेलोजन लग गया। समझ में आई बात? हाँ जी, क्लियर, ये वाली बात समझ में आ गई सबको? इस तरीके से हमारा एल्कीन के साथ एल्काइन के साथ बॉन्ड चलता रहेगा। जैसे हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड अगर जो ब्रेक हुआ है यहाँ पे, तो क्या हुआ, एक पे हाइड्रोजन एक पे हेलोजन, क्लोरोइथेन विनाइल क्लोराइड बन गया, है ना। फिर मैंने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो डाइक्लोरो बन गया, ये 1,1 डाइक्लोरोइथेन, इथाइलिन डाइक्लोराइड, सॉर्टेड है। इसके दो प्रोडक्ट कैसे होंगे, एक बारी में क्लोरीन इधर आ जाए और उधर आ जाए, बस वो वाला, बस टेबल ज्यादा ये वाला रहेगा। ठीक है बच्चा, ये पता चल गया अपने को। अगर इसी में अब देखो मैंने X2 के साथ कराया, अब मैं क्या करा रहा हूँ, अब मैं एडिशन रिएक्शन करा रहा हूँ फर्दर, किसके साथ, सिर्फ जैसे Br2 के साथ किया था, तो दोनों पे ही हेलोजन हेलोजन लग गया, हाइड्रोजन को भी, जहां हाइड्रोजन था उसकी जगह भी अब हमारे पास चारों साइड हेलोजन आ गया। सिंपल है, ये रिएक्शन अपना प्रोसीड करेगा। जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्डेड CH, अब ये अनसिमेट्रिकल आ गया, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में Br2 से रिएक्ट कराया, तो एक पे ब्रोमीन इधर एक पे ब्रोमीन, अनसिमेट्रिकल हमें परेशान कब करता, अगर HBr डाला होता है, यहाँ तो सिंपल Br2 है, दोनों ही ब्रोमीन है, तो जिस मर्जी कार्बन पे जो मर्जी लगता रहेगा कि नहीं। ये बात समझ में आई है? समझ में आ गया ये वाला? इसके बाद है बच्चा हेलोजन एक्सचेंज, पर्टिकुलरली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन्स। क्यों भाई? क्योंकि आयोडीन डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बनाएगा, है ना। हमारे पास क्लोरीन बहुत आसानी से बॉन्ड बना रहा है, आयोडीन उतना इजीली नहीं बनाएगा, तो हम इसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड को यूज करेंगे। हमारे पास पता है क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन से शुरू करते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आयोडीन का साइज एक्सट्रीमली बड़ा, फ्लोरीन का एक्सट्रीमली छोटा, तो फ्लोरीन और आयोडीन के लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ना सिंपल क्लोरो एल्केन बना लेते हैं। क्लोरो एल्केन में अगर मैं क्लोरीन को हटा के आयोडीन डाल दूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं हेलोजन को रिप्लेस कर रहा हूं, हेलोजन को एक्सचेंज कर रहा हूं। तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर हम पहले किसी उस वाले हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं जो आसानी से हो जाए, और उसके बाद फिर आयोडीन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके हेलोजन को आयोडीन से रिप्लेस कर देंगे, तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड हो गया। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, RX मतलब ऑलरेडी हेलो एल्केन, ये X जो है वो सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराया एसीटोन या रिफ्लक्स की प्रेजेंस में, तो RI बन गया, NaX सेपरेट हो गया, X क्या रहेगा, क्लोरीन है। समझ में आई है बच्चे बात? ये जो हमारे पास क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन था, उसको सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराया, तो आयोडीन ने क्लोरीन या ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके आयोडो एल्केन की फॉर्मेशन करा दी। हाँ जी, डायरेक्ट क्यों नहीं होता, डायरेक्ट क्यों होगा, जो हेलो एल्केन है उसका बॉन्ड ब्रेक क्यों करेगा, वहां पे हमें इंटरमीडिएट चाहिए, इंटरमीडिएट या ये लगा लो कि कोई हमें रिएजेंट चाहिए जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा ना, तो कैटलिस्ट या रिएजेंट कौन है हमारे पास, एसीटोन या रिफ्लक्स। अब अच्छा आयोडीन, अच्छा आयोडीन डायरेक्टली क्यों नहीं होता, देखो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है बच्चे, आयोडीन का साइज कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है, तो वो आके डायरेक्टली वहां पर एज एन, आप ये कहो कि एज एन न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैच नहीं हो सकता कार्बन के साथ। पहली बात तो अकोमोडेशन का बहुत इशू है, एक बहुत बड़े साइज का हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां मैनेज नहीं करेगा अगर हम डायरेक्टली अटैच करते हैं। रिएक्टिविटी वाइज भी बात करें, क्लोरीन और ब्रोमीन कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव है, HCl का बॉन्ड हाईली पोलर है, HI का उतना ज्यादा नहीं रहेगा जितना HCl या HBr का रहेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में जितना साइज हेलोजन का बढ़ता जाएगा उतनी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। समझ में आई? इनके आने से क्या हो गया, जो हमारे पास ऑलरेडी क्लोरीन और ब्रोमीन है, इन्होंने पहले ही वहां पे हमारे पास जो हेलो एल्कीन है उसको क्या करा हुआ, उसको उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फैला दिया, पोलराइज कर दिया होगा उसने जाके। पोलराइज करने के बाद हमारे पास जो एसीटोन और रिफ्लक्स है, इसकी प्रेजेंस में वो सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगे, तो सोडियम जो है वो सोडियम इसके साथ ज्यादा रिएक्टिव करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे सिर्फ आयोडीन का केस नहीं है, जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव एटम है, हाईली रिएक्टिव मेटल एटम है, वो क्या कोशिश करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव हेलोजन होगा उसकी तरफ भागेगा, उसको ब्रेक करके अपने पास क्या बना गया, NaX, और जो आयोडीन है उसकी कमी पूरी करने के लिए वहां लगे। समझ में आई बच्चे? अब हमारे पास जैसे यहाँ पे CH3CH2Br, इसको मैंने किससे रिएक्ट कराया, Na से, एसीटोन और एसीटोन
हीट कर दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन हीट किया हमने, तो क्या हुआ, आयोडोइथेन हमारे पास बन गया, NaBr, पीपीटी प्रेसिपिटेट आउट हो गया, सेपरेट आउट निकल गया। आज समझ में आ गई, बाहर आ गया वो। तो CH3CH2Cl जब Na से एसीटोन के प्रेजेंस में होगा तो आयोडोइथेन की फॉर्मेशन होगी और NaCl हमारे पास निकल गया। इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। बाय नेम रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है। कर क्या रहे हैं हम, हेलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर जो हमारे पास क्लोरोएल्केन है, सोडियम आयोडाइड से एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास आयोडोएल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी और NaCl प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। सॉर्टेड है, ठीक है ना बच्चे, ये वाला पार्ट। इसके बाद है स्वार्ट्स रिएक्शन। अब स्वार्ट्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है बच्चा, इसमें है प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन। जैसे मैं अभी बता रहा था कि ब्रोमीन और क्लोरीन तो कर लेंगे, आयोडीन का एक्सट्रीमली बड़ा साइज है, वहीं फ्लोरीन का एक्सट्रीमली छोटा साइज है ना, हाईली डेंसर एटम बन गया वो। तो अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा क्लोज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अकोमोडेट कराना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए भी कोई सर्टेन कंडीशंस रहेंगी, उनकी प्रिपरेशन के लिए जो हमारे रिएक्शन का नाम है वो स्वार्ट्स रिएक्शन आ गया। Fluoroalkanes are prepared by treating alkyl fluorides or bromides with salt such as mercurous fluoride Hg2F2 और silver fluoride HgF और cobalt fluoride COF। क्लोरोएल्केन है, मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो हमारे पास फ्लोरो इथेन की फॉर्मेशन होगी और मर्क्यूरस क्लोराइड हमारे पास अलग से निकलेगी। सेम कहानी आई, जो मरकरी है वो किसके साथ जाएगी, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगी, क्लोरीन अगर वहां चल गया तो फ्लोरीन उसकी जगह पे जाके सब्स्टिट्यूट लग गया। डन है ये। CH3Br AgF के साथ रिएक्ट कराया, सिल्वर क्या करेगा, ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो फ्लोरीन जाके ब्रोमीन की जगह पे फ्लोरोमीथेन बना लेगा। समझ में आया ये, डन है। ये स्वार्ट्स रिएक्शन है। बाय नेम रिएक्शंस की कलेक्शन अलग से करते रहना, नोटबुक के अंदर कोई पेज रख लो या कुछ भी ऐसा करो कि जहां पर तुम्हारे बाय नेम रिएक्शन और कन्वर्जन्स की लिस्ट अलग से भी एक बनती रहे, ठीक है। डन है बच्चा, ये पता चल गया, स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकलस्टाइन रिएक्शन समझ में आ गया। अब हमारे पास आता है बच्चा प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड। द सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिसॉल्व्ड इन CCl4 आर decomposed by bromine to form bromoalkanes. This reaction is called Borodine-Hunsdicker reaction और simply Hunsdicker reaction। Hunsdicker reaction में हमारे पास क्या रहेगा बच्चा, सिल्वर एसीटेट है CH3COAg, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3Br, ब्रोमोइथेन अलग निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग और सिल्वर ब्रोमाइड हमारे पास अलग निकल गया। ये जो CH3 है हमारे पास, ये ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये CO2 हमारे पास सेपरेट हो गया और एक ब्रोमीन और जो सिल्वर बचे थे वो AgBr बन के निकल गए। समझ में आ गया बच्चा ये, डन है। एक और बाय नेम रिएक्शन आ गया हमारे पास, ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोइथेन बाय सिल्वर सॉल्ट्स, डन। अब यहां हमने ऊपर एक ना रिफ्लक्स यूज किया था वर्ड, देखा है तुमने, किसी से पूछा नहीं यहाँ पे एसीटोन के साथ में। रिफ्लक्स बेसिकली क्या एक टेक्निक है सिंपल सा, उसमें क्या रहता है बच्चे, रिफ्लक्स इज अ टेक्निक इन्वॉल्विंग द कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स एंड रिटर्न ऑफ दिस कंडेंसेट टू द सिस्टम फ्रॉम विच इट इज ओरिजिनेटेड। बेसिकली कुछ नहीं किया, हीट किया, एक्सट्रीमली हीट किया, एसीटोन को बहुत ज्यादा हीट कर दिया, सारे सिस्टम को हीट किया, वेपर्स की फॉर्म में अगर हो भी गया वो, क्योंकि मेल्ट हो गए, अगर कुछ हमने डाला है ऐसा जो मेल्ट डाउन होगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर वो वेपराइज होगा, तो वेपर्स को बाहर नहीं जाने देना, वापस से उसके अंदर सिस्टम के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो रिफ्लक्स सिंपल टेक्निक है, बेसिकली हीटिंग की टेक्निक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम मैंने नेक्स्ट स्टेप में उसको रिफ्लक्स को हटा के हीट लिख दिया था सर, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ये कुछ सीधे से हमारे पास रिएक्शंस है बच्चा, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर डाउट्स के साथ मिलेंगे, ठीक है।